दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा, फेसबुक का स्ट्रेस लेवल कुछ तो आप कहोगे कि ये फैक्टर है। बट पॉइंट इज कि तो मैंने रात को आपका क्वेश्चन सोचा था और आपका भी जो है, the things are very simple in the marketing domain. We know this is price, this is promotion, and these are very separate. But remember, EFA was not given by the statisticians. EFA was given by the behavioral scientist. OB के लोगों ने दिया था, साइकोलॉजी के लोगों ने दिया था। साइकोलॉजी में एक स्टेटमेंट क्या ये ट्रस्ट के अंदर जाएगी या क्या ये दूसरे में जाएगी? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। I know, I remember. मैंने आपको ये कहा था कि CFA में एक स्टेटमेंट एक ही कंस्ट्रक्ट में जाएगी और आपके शुरू के केस में एक तीन जगह भी मेंशन दी। चौथे स्टेटमेंट में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो एक में they use EFA। वहाँ पर EFA आता है कि हम कैसे करें, मुझे तो यार यहाँ भी ठीक लग रही है, यहाँ भी लग रही है, अब क्या करें इसको, वहाँ पर EFA यूज होता है। ये तो बात भी इन्होंने ली। ओके, नाउ लेट्स हैव a tea break and then we will continue with this। Nomenological common sense, yes. No condition, no structure. So we are starting with CFA now. We are studying with the CFA. SPSS की फाइल को मैं क्लोज ही कर रहा हूँ, मुझे ये फाइल चाहिए ही। Only thing I need to be make sure there is no missing frequency, there is no outlier, there is no other. It's a clean file. Now in working मुझे करना क्या है? आपको नहीं करना, आपको देखना है, स्टेप्स नोट करना चाहिए, नोट कर सकते हैं बुक में, उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपने खुद करना है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आज हम सिर्फ CFA पे काम करेंगे, वी गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, 3-4 डाटा फाइल पे काम करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स, जो कोई नहीं बताता, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अमोस पे अभी आपने सिर्फ देखना है, उसके बाद आपने काम करना है। कंटेक्स्ट क्या है, क्या काम कर रहा हूँ मैं, जो डेल डाटा फाइल में मेरे 3 फैक्टर आ गए हैं, कंस्ट्रक्ट आ गए हैं, मैं उनको यहाँ चेक कर रहा हूँ CFA। मैंने EFA चेक कर दिया, अब मैं CFA चेक कर रहा हूँ। और इन अदर वर्ड्स अगर मुझे पहले से पता है कि ये चीज़ें हैं तो मैं डायरेक्टली उनको चेक करूँगा। चेक कैसे करेंगे, पहले हम बोर्ड पे डायग्राम बनाएंगे कि हमने करना क्या है। मेरे पास 3 फैक्टर हैं, सो दिस इज फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। The first factor consisted of 4 statements, 1, 2, 3, 4. So it is S1, S2, S3, S4. एमोस का सब कुछ इस पे है कि एरो अगर आप पकड़ पाए, एरो किधर होगा, इस एरो का शेप इधर आएगा या इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि और डिपेंडेंट वेरिएबल में ही एरो टर्म लगती है। देयर इज नो सच थिंग कि ये अगर वेरिएबल S1 है तो E1 लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दे आर इंडिपेंडेंट। F2 के अंदर कितने हैं हमारे, 5, 6, 8, 9, 10, 5 फैक्टर थे इसमें। 5, 6 न्यू, 8, 9, 10 and the error comes. The third one is F3, 11, 12, 13. This sort of diagram I will make. Now Amos require one thing. अगर मैं सिर्फ एक पे काम करता हूँ, सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट मेरे कैनवस के ऊपर, I have not made F2, F3, only one. This will be called as zero order CFA. This is called as the zero order CFA. अगर सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है और कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, this is called zero order CFA. Right? If there are 2 or 3 construct, this is called first order CFA. 2, 3, 4, 5 कितने भी हो, लेकिन ये आपस में। Now one of the limitation of CFA, it says you can't make one separate. The entire diagram on the canvas must be connected. Entire diagram must be connected. तो इसको हम एक 2-way arrow से लिंक कर देते हैं। All 3 are connected. अगर हम ऐसा करें, ये अलग, it won't run.
इट विल से अगर मैंने एक सर्कल यहाँ लगा दिया, इट वॉन्ट रन, ये कहेगा ये क्या है भाई, किसी से कनेक्ट करो एटलीस्ट कहीं से. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर CFA. More than the first order or only for 2 and 3? One construct means zero order, more than one construct is first order. 5, 10, 15, 25 भी हो सकते हैं. When you make from these construct, you will make one more construct. From these construct, you will make one more construct. जैसे मैंने कहा टेंजिबिलिटी 4 स्टेटमेंट से ली, एम्पैथी 5 से ली. टेंजिबिलिटी और एम्पैथी से जोड़ के 5 से सर्विस क्वालिटी बना. That will be called second order. Second order CFA. One is this construct. इस construct से 3, जैसे यहाँ क्या था, इनसे इसने इसको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर एरो किधर आएगा, एरो इधर आएगा या उधर जाएगा? Why? रीजन बीइंग, जैसे हम F1 बना के इनको प्रिडिक्ट कर रहे थे, उसी तरह इसको बना के इनको करेंगे. क्या गड़बड़ क्या है इसमें? इसका नाम ओवरऑल लग गया. गलती बताइए, क्या गलती है? एरर टर्म इज कंपल्सरी. हर डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर टर्म, यानी एक भी अगर इनकमिंग है तो इसको अमोस की एक टर्मिनोलॉजी है. इट सेज एंडोजिनस वेरिएबल्स और exogenous variable. EX, English word, any English word that starts with EX, the Latin root for that is out. EN, Latin root for EN is inside. Endogenous is जिसके अंदर एरो लगता है, exogenous is जिसमें से एरो बाहर जाता है. Endogenous जिसके अंदर एरो लगता है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें से एरो बाहर की तरफ जाता है, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो एंडोजेनस वेरिएबल मस्ट कंटेन अ एरर टर्म. आप एक काम करें, ये ना लगा के रन करें, वहां पे एरर लिखाएगा. F1 इज ए एंडोजेनस वेरिएबल बट इट डजंट हैव ए एरर टर्म, तो उसमें आपको लगाना एंडोजेनस एक्सोजेनस. कल जो हमने रूल किए थे, एक बार वो रूल रिवाइज करते हैं. देयर आर द 5 रूल्स ऑफ CFA. सेकेंड ऑर्डर दोबारा देखें. अगर मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट लिया है, इसका नाम है जीरो ऑर्डर. एक कंस्ट्रक्ट ये, एक कंस्ट्रक्ट ये, इसका नाम है, दोनों को आपस में रिलेट करेंगे ना, इसका नाम हो गया फर्स्ट ऑर्डर. और इन दोनों से मिलके एक बना है हमारा, लेट्स से इसका नाम है फैक्टर, इसका नाम हो गया सेकेंड ऑर्डर. इसी तरह से कुछ एक यहाँ पर भी है, इन दो से मिलके ये बना है, और इन दो से मिलके ये बना है थर्ड ऑर्डर. गेटिंग इट? पहला कंस्ट्रक्ट, इससे दूसरा, इससे तीसरा थर्ड ऑर्डर. अगर पहला कंस्ट्रक्ट इससे दूसरा सेकंड ऑर्डर, ये नहीं है तो, अगर दो हैं आपस में रिलेटेड है फर्स्ट ऑर्डर, नहीं है तो सिंगल. आइडियली हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एक फैक्टर चेक करना चाहिए. एक एक फैक्टर, पहले एक फैक्टर करेंगे, उसको चेक करेंगे. चेक क्या करते हैं? चेक हम करते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी. कन्वर्जेंट वैलिडिटी कैसे निकालते हैं? कन्वर्जेंट वैलिडिटी यहाँ पर ऐसे निकालते हैं. इसको रन करने के बाद हम स्टैंडर्डाइज बीटा लेंगे. डायग्राम में वो यहाँ दिखाया जाएगा. स्टैंडर्डाइज बीटा, स्टैंडर्डाइज बीटा का एवरेज लेंगे, उसका जो स्क्वायर करेंगे दैट इज नथिंग बट द सेम AVE. जो हमारा डायग्राम जब लेंगे, हम एक करके देखते हैं. So, सबसे the first point is attach a data file. The first point is attach a data file. A8 file name data file. Second, make the diagram. Making as a diagram. Right? Check from the C3 whether this is attached or not. Yes, it is attached. अब मुझे क्या करना है? वेरिएबल को यहाँ छोड़ के आना है. अब यहाँ आप एक चीज नोट करें. बाय डिफॉल्ट अमोस क्या करता है? लेबल लेता है. तो ये पूरा लेबल आना है, तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ छोटा सा ये वाला नेम चाहिए. इसका आप शॉर्टकट यूज कर लें, क्योंकि जब आप करेंगे तो बार बार आपको करना पड़ेगा इस पे काम. गो टू द व्यू इंटरफेस प्रॉपर्टी, व्यू इंटरफेस प्रॉपर्टी मिसलेनियस. यहाँ पर है डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स, इसको अनचेक कर दें.
इसको हटा दें, अप्लाई। So व्यू में जाके इंटरफेस प्रॉपर्टीज पे जाना है। व्यू इंटरफेस प्रॉपर्टी मिसलेनियस, मिसलेनियस और मिसलेनियस में पहला है डिस्प्ले वेरिएबल लेवल्स। यहाँ देखिए मैम, ये इस पे चेक है बाय डिफॉल्ट, इसको अनचेक कर दें। मिसलेनियस ऊपर देखिए, लेआउट फैक्टर कलर्स मिसलेनियस है सेकंड लास्ट। मिसलेनियस के अंदर अनचेक ऑन द डिस्प्ले वेरिएबल लेवल्स। अगर आपको ये टिक रहेगा तो लेवल लेगा, हटा देने से नेम लेगा खाली। ओके, अप्लाई एंड क्लोज। नाउ अगर आपका कई बार आपका ऐसा होगा कि आपको एक यहाँ डालना है, गलती से यहाँ डाल दिया, यू कैन ऑलवेज ओवरराइट इट। डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओवरराइट कर सकते हैं। लाइक Q1 मैं इस पे दोबारा अगर डालता हूँ, यू आर नॉट एबल टू सी द कलर, ये कलर आ रहा है, रेड हो रहा है, तो Q1 आई विल पुट Q2, Q3 एंड Q4। इज इट ओके? बाकी के लिए मैं प्लगइन्स यूज करता हूँ। प्लगइन नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। अनऑब्जर्व्ड मींस सर्कल्स। ये बाय डिफॉल्ट इट इज प्रोग्राम्ड इन सच ए मैनर कि जो रेजिडुअल है इस पे हमेशा E लिखेगा, यहाँ पर हमेशा F लिखेगा, F1 F2 F3 सो। प्लगइन में सब दोबारा मतलब प्लगइन नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। सॉरी, अगर दूसरा होगा तो ओके, I can just play around with this। ये बन गया हमारा पहला कंस्ट्रक्ट। Let's check for its validity reliability issues। Now analysis property D8 कल हमने किया था। analysis property किस पे चेक करते थे हम? आउटपुट। आउटपुट में पहला दूसरा आखिरी, पहला दूसरा आठवां। पहला पेज बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हाँ, for CFA standardized and modification indices। modification indices by default the value is 4। आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अभी 4 ही रहने दें। You can close it and run। C8 calculate estimate, ये piano जैसा, this is run। run करें, it will ask do you want to save it? Yes, मैंने इसका 1 नाम दे दिया और सेव कर दिया। This particular button is activated। Click on this button। Do you see the output here? Are you able to see the output? Sorry? फर्स्ट तो सेकंड और 8 पॉइंट करने के बाद आउटपुट कैसे आ गया? आउटपुट कैसे किया? This one is C8 is run। C8 क्लिक करें, ये रन करेगा और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ चीजें आ जाएगी। Now when you come to the output, please see output is of two types, unstandardized and standardized। We will always work with a standardized estimate। So ये तो वैल्यू सर्कल कर रहे हैं, वन है R स्क्वायर करने के लिए स्टैंडर्ड फीचर वैल्यू। R स्क्वायर यूज होता है SCM के अंदर पाथ एनालिसिस में। CFA और SCM नहीं, SCM और पाथ एनालिसिस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आउटपुट में, और CFA में 1 to 8। ये वैल्यू क्या है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। अब आप सुनिए ये वैल्यूज क्या है। पहले इसका मैं आपको पूरा आउटपुट दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रिग्रेशन है, टेक इट एज रिग्रेशन। व्यू आउटपुट, व्यू आउटपुट में हम एक एक चीज देखते हैं। व्यू आउटपुट कहाँ से आएगा? यू कैन प्रेस कीबोर्ड शॉर्टकट F10 और यू कैन गो टू द B9। ठीक है, यहाँ से व्यू आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहले इसने कहा इस डेट को इतने बजे काम किया, टोटल। नॉट फॉर द मॉडल, मॉडल इज रिकर्सिव। रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव क्या होता है? अगर आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम फीडबैक लूप को कंप्लीट कर सकें, A से B, B से C, C से A, अगर आपका इस तरह का बन रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकर्सिव। अगर आपका ये यूज नहीं हो रहा है A से B, B से C, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव। हाँ, ओपन लूप है। अगर क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप को नॉन रिकर्सिव, सो दिस इज द मॉडल इज रिकर्सिव। ये आपका ओपन लूप नहीं, इसके कुछ होंगे मीनिंग, अभी छोड़ते हैं। वेरिएबल समरी, इट विल टेल, ये तो एंडोजेनस वेरिएबल थे, एंडोजेनस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके तो अंदर एरो लग रहा था। ये आपके एक्सोजेनस वेरिएबल है F1 और एरर टर्म्स। नंबर ऑफ वेरिएबल है 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है 4, अनऑब्जर्व्ड 5। दिस will tell you story। पैरामीटर समरी,
इट कैलकुलेट्स। अच्छा एक चीज मैं आपको करेक्ट करूं, जो कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कल बहुत ही लेमन वे में बताया, स्टैटिस्टिकल वे में नहीं बताया था। मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं, F1 से S1 को प्रिडिक्ट करते हैं, F1 से S1 को प्रिडिक्ट करते हैं, एक एक्चुअल वैल्यू और एक इसकी जो हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू उनके बीच में देखते हैं। एक्चुअली ये सही नहीं है। हम क्या करते हैं, F1 के बेस पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस बनाते हैं, एक एक्चुअल मैट्रिसेस एक प्रिडिक्टेड मैट्रिसेस, उनके डिफरेंस के बारे में हम chi स्क्वायर या CFI GFI। इट्स नॉट दैट सिंपल कि एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू O माइनस E होल स्क्वायर लगाइए, दो के मैट्रिसेस आते हैं एंड दैट बिकम्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, सो वी कैन जस्ट स्किप दैट। हमारा बेसिक ये याद रखना है, एक प्रिडिक्टेड वैल्यू है एक एक्चुअल वैल्यू है, उनके बीच में हम काम करते हैं। इट वर्क्स विद द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। नोट्स फॉर द मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी आपका अगर आपको कुछ आउटपुट ना दिखे, प्रॉब्लम आए, तब आप नोट्स फॉर द मॉडल में देखें, आपकी यहाँ पर हमेशा वो एरर लिखी होगी कि क्या प्रॉब्लम। जैसे द मॉडल इज अनआइडेंटिफाइड, द R स्क्वायर और वेरिएंस इज कमिंग नेगेटिव, या जो भी एरर आएगी वो नोट्स फॉर द मॉडल में यहाँ नीचे लिखी होगी। अगर ये आपका प्रोबेबिलिटी लेवल आ रहा है तो इट मींस इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम should always be a positive number. The degree of freedom should always be a positive number. Like it says, degree of freedom is 2. This is about one single constant. This is for one single constant. एक में आपके अभी वेरिएबल कितने हैं? 4 हो गए ना? तो 4 का अगर आप 4/4 का देखेंगे कितने पैरामीटर्स ये एस्टिमेट करेगा? ठीक, देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि A B C D, ए का ए से जो निकाला उसका तो नाम है वेरिएंस, ए का बी से जो निकाला इसका नाम है कोवेरिएंस। वेरिएंस 4 तो हो गए वेरिएंस और को 6 हो गए ये, तो टोटल कितने हो गए? 10 कैलकुलेशन से कर रहा है। तो इसने कहा नंबर ऑफ डिस्क्रीट सैंपल मोमेंट 10, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड लाइक दिस, सो इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका एक मीनिंग वहां से निकलता है, अगर आपके 3 से कम हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, अगर आपके एक कंस्ट्रक्ट में 3 से कम स्टेटमेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए वो रन नहीं करेगा। कि द रीजन क्यों 3 क्यों करते हैं, 3 से कम पे आपकी यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो जाएगी। उसका फार्मूला मैं भूल गया एक्चुअली, कल मैं देख के बताऊंगा आपको ये एक्चुअली क्या होता है। ये नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है और नंबर ऑफ सैंपल मूवमेंट क्या है, क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है, कितना डाटा गिवन है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दैट मेक्स अ प्रॉब्लम। अभी हम नीचे से चलते हैं, दैट इज द मॉडल फिट। मॉडल फिट में हमारे पास now you can see the value of the C main is 78. Okay, C main is the chi-square minimum value, that is the 78. The value should be between 3 to 5, 3 से 5 के बीच होनी चाहिए। ये वैल्यू 78 है। आपको अमोस 3 तरह के मॉडल देगा, एक तरह से इनबिल्ट आपको एक चीज बता रहा है। एक मॉडल होगा सैचुरेटेड मॉडल, एक होगा इंडिपेंडेंस मॉडल, ओके, और थर्ड होगा डिफॉल्ट मॉडल। डिफॉल्ट मॉडल तो आपका मॉडल है। सैचुरेटेड मॉडल कंसीडर इट एज द, अगर किसी का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर किसी का किसी से मींस आउट ऑफ दिस टू, one gives your minimum value, other gives your maximum value. For example, look at this. I think I have said in revert way. Independence means अगर किसी का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, the values will come to 0. अगर आपका perfect relationship है, the values will come to 1. So that means independence model gives you minimum value, saturated gives you maximum value or the best value. अगर perfect है तो हम कोई भी किसी का भी कोई भी तो मॉडल बात करेगा कि अगर 0 हो गया सैचुरेटेड हमें हमेशा नहीं, यहाँ पर 0 नहीं है, 1 नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वन। आप किस पे काम कर रहे हैं, कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, हमेशा 0 1 नहीं है। बट यू कैन लुक फॉर इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज द पोर रिजल्ट्स, दिस इज ऑलवेज द बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ योर वन शुड बी एज गुड एज सैचुरेटेड, अगर जितना उसके पास है उतना अच्छा, यस और नो, जितना सैचुरेटेड के करीब है उतना अच्छा, जितना इसके करीब होगा उतना बेकार।
सो 1 नंबर 1 हमें सिर्फ डिफॉल्ट मॉडल देखना होता है, बाकी के मॉडल हमारी लिमिट देते हैं। जितना हमारा सैचुरेटेड के पास होगा उतना अच्छा है। लाइक इट सेज 1, सो इफ इट इज CFI वैल्यू इज मोर देन 0.9 देन इट इज बेटर। ओके, उसी तरह से लुक एट दिस, ये हमारा CFI इंडिस है, गुडनेस फॉर फिट इंडिसेस। ये कैसे निकालते हैं? ये सारे जो chi स्क्वायर की वैल्यू है उसके ऊपर chi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट ये निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय सम करेक्शन फैक्टर और निकलेगा। इनके फार्मूले बुक्स में गिवन है, but the point here is these values, these all values should be more than 0.9. Now look for this value, this is very low, KGFI, adjusted value is very less. So what all values should be more than 0.9? Roughly all values should be more than, कौन सी value? CFI, IFI, RFI, NFI, GFI, AGFI, all values should be more than 0.9. ये हमेशा बनी होती है ज़्यादा। हाँ, ये रीसेट भी RMR हमारा बैडनेस ऑफ फिट का इंडिसेस है। RMR RMSCA RMR ये दोनों बैडनेस ऑफ फिट है हमारे। तो बैडनेस ऑफ फिट में सीमित तो जो बेसिक था हमारा, ये हमारा बेसिक था, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स थी इस वजह से बहुत सारे मॉडल्स बने। बहुत सारे मॉडल लाइक बेसलाइन कंपैरिजन इज फॉर गुडनेस ऑफ फिट, पार्सिमोनी, I don't remember, NCP, FPIN जो यूज करते हैं, एक तो RMSE यूज होता है which is a badness of fit. Okay, second जो बहुत commonly यूज होता है बेसलाइन। पार्सिमोनी में हम P ratio, yes, सैचुरेटेड का 1 है और इसका पार्सिमोनी अगेन परहैप्स badness of fit। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना अच्छा होगा इसमें। Okay, बट मोस्ट कॉमनली जो देखी जाती है वो 3 टेबल देखी जाती है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सीमिन, RMR, GFI और बेसलाइन कंपैरिजन, ये 3 टेबल सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स यू विल फाइंड द मेंशन ऑफ दिस, दैट इज CFI, NFI, RFI 4, GFI, AGFI 6 और सीमिन 7 और एक इनके अलावा RMSC ये RMR. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. RMR is better. बेसलाइन के अंदर ये सारे गुडनेस ऑफ बेसलाइन में सारी दिखती है, सारी दिख सही सारे अलग अलग हैं, इन सब के फॉर्मूले अलग हैं, कैलकुलेशन RMR में सर कौन सा वैल्यू देनी है जब हम देते हैं, क्योंकि 7 वैल्यूज हैं। नाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी, you give any 3 values, we report any 3 values, which 3 depends on you. General conventions are 1 from the goodness of it, इनमें से तो ज्यादातर लोग CFI देते हैं, एक badness of it which is RMSC, not RMR, ये भी badness of it है, लेकिन हम जनरली इसमें से लेते हैं RMSC, ये RMSC में फर्स्ट वन, RMSC में फर्स्ट वन, RMSC less than 0.05। हाँ, actually see इसमें क्या रहेगा, it should be RMSCA should be less than 0.05 या फिर पॉइंट डबल हो गए इससे, अगर 1 से है ठीक है, लेकिन ये है तो बेटर। If it is less than point, it's okay. Still better if it is less than 0.05. Badness of it. Both RMSCA and RMR जो ऊपर था ना baseline कंपैरिजन में, less than 0.05, अगर less than 0.01 है बहुत ही अच्छा होगा, excellent होगा। Because if it is less than 0.1, it's okay. Better if it is less than this, and if it is less than 0.01, it's great. Likewise, CFI, GFI, all values they should be greater than 0.9, but we have some review of literature greater than 0.8. Reason being, in Indian context, whatever you do, rarely it will be 0.9. Rarely नहीं आएगा, कभी भी नहीं हो जाएगा। The only point is you need to mention the precedence. किसने कहा है 0.8 से ज़्यादा? तो उसी पे हमने अभी पिछले वीक में काम किया था। And 2 girls, one is Astha from Delhi University, one Preeti Jain
इन दोनों ने काफ़ी काम किया और काफ़ी रिव्यू निकाल के मुझे दिया कि ये चीज़ें जहाँ 0.8 से ज़्यादा मेंशन, तो उनको आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। हर कोई आजकल CFI पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये होना चाहिए। सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रिसर्च इज प्रेसिडेंस। हर चीज़ का मैंने कहा फैक्टर एनालिसिस में 0.4 से ज़्यादा फैक्टर लोडिंग होनी चाहिए। किसने कहा? R² इतना देखते हैं, किसने कहा? हर चीज़ का रेफरेंस ब्रैकेट में आपने देना होगा। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक बिजनेस सब्जेक्ट हो गया, एक प्राइवेट सब्जेक्ट हो गया, और तीसरा chi²। बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। एग्जैक्टली, अभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। 0.8 से अगर ज़्यादा है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 3 to 5 आनी चाहिए, इस केस में नहीं आ रही है। अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझें पहले यहाँ पर, इससे पहले मैं आगे चलूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलायबिलिटी की, और मैंने स्टेटमेंट मेजर जो एक्चुअल में की हैं रिस्पोंडेंट से, लेट्स से पर्सन इज रिलायबल इफ द पर्सन कम्स ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी की बात की है, टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैंने ये बात की है कि असाइनमेंट्स उसने प्रॉपरली दी है या नहीं दी है, कि उसका सिंसियरिटी है या नहीं है काम करने के लिए। अगेन दैट इज ए नॉट करेक्ट वन। होमवर्क पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ दिया, वैसे तो होमवर्क असाइनमेंट रिलेटेड